गर्मी में 10 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़। हो हे राम जी, अभी तो चैत का महीना चढ़ा ही है और गर्मी के मौसम ने सांस लेना मुहाल कर दिया है। पसीने पसीने में शांति घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी, 10 बहुएं काम निपटा रही होती हैं। हाय राम, इस गर्मी ने तो तबाही मचा दी है। सुबह के 6-7 बजे ही इतनी कड़क धूप छाई जा रही है। ऊपर से इस मिट्टी के चूल्हे की आंच धाए धाए शरीर पर लग रही है। ऐसे में 2.5-3 किलो आटे की रोटी पकाना पहाड़ जितना भारी पड़ता है। सुरेखा आंगन में झाड़ू लगा रही होती तभी गाय घर के आगे ढेर सारा गोबर कर जाती है। इस गौ माता को भी यही गोबर करना था, काम बढ़ा दिया। अभी अभी झाड़ू मारा था मैंने। अरे सुरेखा बहू, अब तो गाय दरवाजे पर गोबर दे गई तो किचकिच मचाने से फायदा ही क्या है। उठाकर टोकरी में रख दे, उपले बना देना, आज जलाने के काम आएगा। जी माँ जी। सुरेखा गोबर उठाकर ले आती है। कसम से आज तो इस कड़क धूप में कंडे बनाने में हालत खराब हो गई। हाँ, मगर आंगन का जगह तो खाली हो गया। वैसे भी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, देख नहीं रही हो? 2 दिन पुराने गोबर में से कितनी बुरी दुर्गंध आ रही थी। अगर आज उपले नहीं बनाते तो पड़े पड़े सड़ जाता। अरे सुरेखा दीदी, आप और गोबर उठा लाई। हाँ, लगे हाथ इसके भी उपले लगा ही दो। पर सुरेखा दीदी, हमने तो सारा भूसा मिलाकर उपले बना दिए, भूसा खत्म हो गया। तभी 5वीं बहू बिंदिया गर्मी से बेचैन होकर बाहर आती है। बिंदिया, तुम ठीक तो हो? इतना हाफ क्यों रही हो? कुसुम, घर में इतनी घमस भरी है कि टिका नहीं जा रहा और जमीन भी भट्टी की तरह तप रही है। तभी कुसुम का ध्यान उस गोबर पर जाता है और उसे जुगाड़ सूझता है। क्यों ना हम अपने घर की जमीन को गोबर से लिपाई करें। पहले के जमाने में जब पक्के मकान नहीं होते थे तब लोग मिट्टी की झोपड़ी मड़ई में रहते थे और हर इतवार के इतवार घर की लिपाई पुताई करते थे। हाँ, ये जुगाड़ बढ़िया है और गाय का गोबर तो कितना शुद्ध होता है। फिर राधा कुसुम उस गोबर का गाढ़ा सा घोल तैयार करके पूरी कच्ची जमीन को गाढ़ा गाढ़ा लीप लेती हैं। जैसे जैसे जमीन सूखता है घर में ठंडक पैदा होने लगती है। हाय देखो, हमारे इस जुगाड़ से घर से घमस भाग गई। सच में मेरी 10 जुगाड़ू बहुओं का जवाब नहीं, हर समस्या का समाधान निकाल ही लेती हैं। शांति देवी की 10 बहू अक्सर जुगाड़ तरह से घर चलाती थी। सबके पति की कमाई काम पर निर्भर करती थी। 2 भाई कबाड़ी का काम करते थे, 2 भाई सब्जी मंडी में बोरी उतारते थे, 2 फलों के कारखानों में, बाकी 4 के पति इन दिनों गर्मी के चलते बिल्कुल बेरोजगार बैठे थे। ऐसे में घर की रोटी का खर्चा मुश्किल से निकल रहा था। वहीं गर्मी का मौसम कहर बरसा रहा था। रात को ये लो सुरेखा, आज मालिक ने हम लोगों के खाने के लिए थोड़े आम दिए हैं, खाने के वक्त रोटी पर दे देना। जी अच्छा। इतने दिनों बाद घर में फल आए देखकर बहुएं खुश हो जाती हैं। कितने दिनों बाद हमारे घर में फल आया है, वो भी आम। आज तो मीठे रसीले आम को खाने को मिलेगा। राधा, ये लो सवेरे के लिए सब्जी लाया हूँ। आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी है, देख लेना, जो सही लगे बना लेना। पन्नी के अंदर धनिया भी होगा, थोड़ी चटनी पीस देना। जी अच्छा। राधा जैसे ही पन्नी के अंदर से धनिया निकालती है तो वो उसकी खराब महक घर में छा जाती है। अरे बहू, ये सड़ी सी बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी, गर्मी से धनिया गल गया है सारा। अरे राधा बहू, एक बार बाकी की सब्जी भी खोल कर देख ले, कहीं वो भी सड़ी गली ना हो। जी माँ जी। राधा जैसे ही एक एक करके सारी सब्जी पॉलिथीन में से निकालती है जिसमें से ज्यादातर वो खराब थी। अजी, ये सारे के सारे टमाटर ढीले ढीले हैं, गोभी भी बनाने के लायक नहीं है, कीड़े लगे हैं, केवल आलू ही थोड़े ठीक ठाक हैं। खराब सब्जी घर में लाने के चलते शांति खिसिया जाती है। संतोष, तुझको कितनी बार बोला है ना, ये सड़ी गली सब्जी मत लाया कर। ताजी सब्जी खरीद कर लाया कर, थोड़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे कम से कम। अरे अम्मा, ये सब्जी मैं खरीद कर नहीं लाया। जिनकी सब्जी की बोरी हम डेली सुबह मंडी में उतारते हैं उन सेठ ने पकड़ा दी, कहा कि बना लेना। मुझे क्या मालूम था कि खराब निकलेगा। राधा, फेंक दो ले जाकर इसे। तभी राधा को एक जुगाड़ बनाता है। अजी चिंता मत कीजिए, मैं आपको धनिया की चटनी पीस कर खिलाती हूँ। इसमें अच्छी अच्छी धनिया भी है, खाने लायक चटनी बन जाएगी। राधा उसमें से छांट कर अच्छे धनिया की चटनी बनाती है और बहुएं खाना परोसती हैं, जिसे खाकर वाह मेरी जुगाड़ू लुगाई, तुम्हारा जवाब नहीं। क्या चटकदार चटनी बनाई है तुमने, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। सच में राधा बहू, एकदम फर्स्ट क्लास की धनिया की चटनी बनाई है तूने। मसाले वाली सब्जी देखकर मेरा तो गर्मी के चलते एक रोटी खाने को इच्छा नहीं थी, और देख चटनी के साथ में 4-5 रोटी लपेट गई। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खा रहे होते, तभी पंखा चलते चलते रुक जाता है। अब इस पंखे को क्या हो गया? लगता है पंखा फूक गया।
अब ये भी पैसा खाएगा। हाँ तो एक ही तो पंखा है घर में, दिन रात चलता रहेगा तो फूकेगा तो है ही ना, अब तो सोना दुश्वार होगा। हम बहुएं तो सर्दी जाते जाते टाइम से बोल रही हैं आप भाइयों को घर के लिए एक सेकेंड हैंड कूलर ही खरीद कर ले आइए, आजकल तो किश्त पर कूलर फ्रिज सब आ जाता है। आशा की बात सुनकर अखिलेश भड़क जाता है। तुम सब बस फरमाइश करती हो यहाँ, हम भाइयों को गर्मी के मौसम में 2 टाइम की रोटी कमाना भी भारी पड़ रहा है और तुम्हें घर में फ्रिज और कूलर चाहिए, जैसे पैसे तो पेड़ पर लगते हैं। बेटे बहू में झगड़ा होते देखकर शांति गुस्से में दोनों पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। तुम दोनों मर्द लुगाई चुप होंगे कि नहीं, मेरा मिजाज मत गरमाओ, समझ गए ना। माँ जी चुप हो जाइए, बिंदिया चलो सबका बिस्तर आंगन में डाल देते हैं, थोड़ा बहुत पत्ते हिलेंगे डुलेंगे तो नींद पड़ जाएगी, बाकी कल हम इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। पंखा खराब हो जाने के चलते 10 बहुएं, उनके पति सास सब लोग सारी रात करवटें बदलते हैं। सुबह चंदा परात के पानी में आम पड़ा देखती है। इतनी ज्यादा चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है कि चाय पीने का जी नहीं कर रहा है। ऐसा करती हूँ सबके लिए आम का जूस बना देती हूँ। मगर चंदा बिना जूसर मशीन के जूस कैसे बनाओगी? जुगाड़ लगा कर लाजो, तुम बस देखती जाओ। चंदा एक जग के अंदर ज्यादा पकने के चलते घुल चुके उन आमों का गूदा निकालती है तो आशा कहती है, बस थोड़ा बर्फ वाला पानी मिल जाता तो आम का ठंडा ठंडा टेस्टी जूस माजा और स्लाइस का स्वाद देता है। मगर अच्छा भी तो नहीं लगता बार बार किसी के घर जाकर बर्फ मांगना। किसी और से बर्फ मांगना ही क्यों है जब हमारे खुद के आंगन में बर्फ जितना ठंडा पानी आ सकता है? वो भला कैसे? राधा फटाफट आंगन में लगे हैंडपंप को काफी देर तक चलाती है, जिससे अब बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा पानी आने लगता है। क्या बात है, बर्फ वाला पानी पीने का क्या बढ़िया जुगाड़ लगाया तुमने तो राधा। पूरा परिवार बहू के जुगाड़ से ठंडा ठंडा आम का जूस का लुत्फ उठाते हैं। 10 के पति काम पर निकल जाते हैं, वहीं 4-5 बहुएं जमीन की मिट्टी को खुरपे से खोद रही होती हैं। अरे बहुओं, तुम ये आंगन की मिट्टी को खोद किस लिए रही हो? माँ जी, वो कल की जो सब्जी खराब निकली थी ना, हमने उसके बीज निकाल कर रखे हैं। आंगन की कितनी जमीन खाली है तो हमने सोचा गर्मी के सीजन में कुछ हरी भरी सब्जी ही यहाँ लगा देंगे, तो सब्जी खरीदने के पैसे भी बचेंगे और ताजी सब्जी खाने को भी मिलेगी। अरे वाह, ये एकदम बढ़िया जुगाड़ है। इतना धांसू जुगाड़ कहाँ से लाती हो तुम? फिर सब मिलकर बीज बो देती है। कुछ हफ्तों बाद उनमें सब्जी आने लगती है, मगर अब उनके कमजोर कच्चे मकान से दिन रात में मिट्टी झड़ती रहती है। तभी छत से टूटकर एक मिट्टी का ढेला अखिलेश की थाली में पड़ता है। एक तो गर्मी ने सता रखा है, ऊपर से ये छत दीवार से मिट्टी निकल रही है। मिट्टी तो झड़ेगी ना बेटा, 30-35 साल पुराना मकान है, घर की मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। माँ, पैसे जुड़े तब तो मरम्मत करवाएं। पूरा परिवार भीषण गर्मी में सो जाते हैं। अगले दिन 10 जुगाड़ बहुएं तड़के सुबह जंगल से हरे हरे घास के बोझे ले आती हैं। अरे बहुओं, ये इतनी सारी घास किस लिए लाई हो? माँ जी, गर्मी के चलते हमारा घर कितना तप रहा है, इसलिए हम घास की छप्पर बनाएंगी। घास गर्मी में ठंडक देता है। शांति की 10 का ये जुगाड़ काफी पसंद आता है। अब दिन भर बहुएं कड़ी मेहनत से छत पर घास बिछाकर उसे मजबूत करती हैं। उस दिन सबको थोड़ी चैन की नींद पड़ती है। इसी तरह एक दिन कमल किसी घर से खराब कूलर फ्रिज घर में लाता है। अरे कमल, ये खराब कूलर फ्रिज किस लिए उठा ले आया है? माँ, वो किसी ग्राहक ने बेचा था, भंगार वाले को बेचने जाना था, लेकिन तबीयत कुछ ढीली है। तभी उस कूलर फ्रिज को देखकर 10 जुगाड़ बहुओं का दिमाग फिर से चलता है। ये कूलर और फ्रिज तो देखने में बड़ा महंगा रेट का लगता है और चीज भी बढ़िया टिकाऊ है। बस कहीं कहीं से कूलर का ढांचा जंग खा गया है और बाकी इसका घास और तार बदलना पड़ेगा। बस अगर हम चाहे तो जुगाड़ लगाकर घास से इसको खुद ठीक करके चलने लायक बना सकते हैं। फिर 10 बहुएं गर्मी में जंगल से बहुत सारी हरी हरी घास और कुछ मजबूत लकड़ी काट कर लाती और कूलर फ्रिज को ठीक करके उसे घास के ढांचे से नए जैसा कर देती हैं। वैसे हम जुगाड़ बहुओं का घास का कूलर फ्रिज देखने में कितना अनोखा लग रहा है। बस ये चल जाए अब। जैसे ही दोनों फ्रिज कूलर का प्लग लगाकर बटन चालू करती है, कूलर के अंदर से बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा वो फेंकने लगता है और फ्रिज भी चल पड़ता है। देखो, हमारा फ्रिज भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब हम इसमें बर्फ, दही, आइसक्रीम भी जमा सकते हैं और खाना भी खराब नहीं होगा। इस तरह 10 जुगाड़ बहू के चलते अब पूरे परिवार को ठंडी ठंडी कूलर की हवा खाने को मिलती है और बर्फ का ठंडा पानी पीने को मिलता है। वहीं वो बची हुई घास से झाड़ू, चटाई, कालीन, घरेलू सामान बनाकर इस्तेमाल करती हैं। माँ, पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए। आप ही तो थे जो हमें इतनी अच्छी तरीके से समझते थे। श्यामलाल अपने माता पिता के गुजर जाने के सदमे से ठीक तरीके से उभरा भी नहीं था कि तभी उसका बड़ा भाई अगले ही दिन सुबह श्यामलाल और उसके पूरे परिवार को घर से बेघर करते हुए कहता है, चला जा इस घर से, इस घर में तेरा कोई हक नहीं है।
जब माँ आखिरी सांसें गिर नहीं थी, मैंने तभी उनसे ये आलीशान घर, प्रॉपर्टी, पैसा सब अपने नाम करवा लिया था। अब तेरा इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बड़े भैया, आप मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस संपत्ति पर उतना ही हक मेरा है जितना आपका। चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए। मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। अरे बाप रे, परीक्षाओं की चिंता तो इतनी हो रही है इसकी बेटी को जैसे पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर और जज ही बन जाएगी। अरे तेरी माँ किसी गरीब से तेरी शादी ही करेगी एक दिन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। श्यामलाल अपने भाई के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन श्यामलाल के साथ साथ उनके परिवार की गिड़गिड़ाहट उसके बड़े भाई को जरा भी दिखाई नहीं देती और वो उन सबको बड़े बेरहमी के साथ घर से बेघर कर देता है। श्यामलाल के पास कुछ पैसे थे, वो उन पैसों से दूसरे गांव आता और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी तैयार करता है और गांव में ही कबाड़ी चुन्नी बेचने का काम करना शुरू कर देता है। एक दिन सारा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी अनन्या कहती है, माँ, पिताजी, मैंने अखबारों में, न्यूज चैनल में, किताबों में पढ़ा है कि जो गैर कानूनी काम होते हैं और जो अवैध रूप से किसी की कोई चीज छीनते हैं उसको जज सजा देती है, न्याय दिलवाती है। तो हमारे ताऊ जी ने भी तो हमारे साथ कुछ यही किया है, तो क्या हम जज से न्याय नहीं मांग सकते? हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है, समाज में ऐसे ही लोगों को न्याय मिलता है। और मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि 17 साल की उम्र में तुझे कोर्ट कचहरी, जज दराज की बातें तक पता है। लेकिन बेटी, ये सभी चीजों को करने में बहुत अधिक मात्रा में पैसे चाहिए होते जो हमारे पास नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सही कहती है, हमारे पास इतना धन कहाँ जो हम अपनी संपत्ति के लिए जज से न्याय मांगने जाएं। छोड़ो, कोई बात नहीं। ये बात तो बहुत गलत है पिताजी, अगर हम गरीब हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसका मतलब गरीबों का कोई जज नहीं है जो उन्हें न्याय दिलाए। ये वो दिन था जिस दिन अनन्या ने अपने दिमाग में जज बनने का बीज बो लिया था। मैं भी आज इस अन्नपूर्णा के आगे बैठी ये शपथ लेती हूँ कि एक दिन मैं गरीबों की जज बनूंगी, जहाँ गरीबी को हर हाल में न्याय मिलेगा। कहाँ खो गई बेटी? खाना ठंडा हो रहा है। अगले दिन, अच्छा बेटी, तू स्कूल चली जाना और हम जा रहे हैं कबाड़ खाने से कबाड़ बीनने, फिर उसे बेचकर ही घर लौटेंगे। ठीक है माँ। अब चिलचिलाती धूप में श्यामलाल और धनवंती कबाड़ी बीनने के लिए कबाड़ खान तक आते हैं और वहां से कबाड़ को चुनने लगते हैं। अब अनन्या एक गांव से दूसरे गांव इस कड़ी धूप में पैदल पढ़ने जाया करती। जितने भी खाली प्लास्टिक की बोतल मिलती है, जितनी भी गंदी पन्नियां हैं और जितने भी कागज कूड़े करकट हैं जो बीनने लायक है, उन्हें बटोर लीजिए। हाँ धनवंती, मैंने सब चुन लिया है, लेकिन इस गर्मी से मेरा माथा घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक घूंट कहीं से पानी मिल जाता तो ठीक रहता। तभी स्कूल से लौटती अनन्या अपने माता पिता को कबाड़ चुनते हुए देख लेती है और अपने पिता को परेशान होता देख कहती है, अरे माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ इस कड़ी धूप में कूड़ा बीन रहे हैं और पिताजी आपके तो होंठ सूख रहे हैं इस कड़ी धूप में कूड़ा बीनने से। अनन्या अपने बैग से पानी की बोतल लेकर अपने पिता को पानी पिलाती है। हाँ बेटी, बस मैं ठीक हूँ, जा, यहाँ बहुत धूप है, तू घर जा, हम शाम तक घर लौटते हैं। लाइए पिताजी, मैं भी आप लोगों की मदद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी जल्दी फुर्सत मिल जाए। अब तीनों मिलकर कबाड़ बीनते हैं, जिसके बाद एक कबाड़ी की दुकान पर वह उन्हें बेचकर कुछ पैसों को लेकर घर लौटते हैं। दिन भर बस पढ़ती रहती है। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी शरीर में जाना चाहिए, तभी तो पढ़ाई में दिमाग लगा रहेगा। हाँ माँ, रखो ना, मैं खा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ समय गुजरता और अनन्या अपनी कड़ी मेहनतों से 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करती है। अनन्या, तुमने पूरे स्कूल में 12th की परीक्षा में टॉप किया है और पॉलिटिकल साइंस में तुमने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। मुझे लगता है कि आगे तुम्हें लॉ की तैयारी करनी चाहिए। अनन्या, तुम एक बहुत अच्छी जज बन सकती हो। मैम, सपना तो मेरा भी यही है। अब खुश होती हुई अनन्या अपने रिजल्ट को अपने माता पिता को दिखाती है। चलो, अब 12वीं की कक्षाएं अच्छी तरीके से पास हो गई हैं, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। ऐसे कैसे शादी माँ? मुझे शादी नहीं करना, बल्कि मैं तो लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे अभी और पढ़ना है। क्या कहा? और पढ़ना है? बेटी, और पढ़ने के लिए और अधिक पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। माँ, मैं भी आपके साथ कबाड़ बीनूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन मैं लॉ की पढ़ाई जरूर करूंगी। मैं जज बनना चाहती हूँ माँ। अब बेटी का सपना है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। बेटी, तू कर तैयारी, हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि तेरे लॉ की पढ़ाई में तुझे किसी चीज की दिक्कत ना हो।
अब अनन्या के माता पिता दिन रात कबाड़ को बीनते और फिर उससे बेचकर पैसे जमा करते। अनन्या की उम्र भी अब 22 साल की हो गई थी, जिसके बाद अनन्या नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाती है। पिताजी, माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरा दाखिला मेरे सपनों की यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी में हो गया है। पर पिताजी, एक समस्या है, मेरे पास किताबें नहीं है और किताबों की कीमत भी दुकानों पर बहुत अधिक है। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल तेरे पास जो है तू उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अब श्यामलाल और धनवंती अगले दिन कबाड़ बीनने जाते हैं। सुनिए जी, अब तो बहुत ज्यादा कबाड़ बीननी पड़ेगी, क्योंकि फिर पैसे किताबों के लिए भी तो चाहिए ना, और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। बिटिया ठीक से खाएगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। धनवंती और श्यामलाल ढेर सारा कूड़ा, प्लास्टिक, पन्नी, करकट, लोगों की फेंके हुए खाने के पैकेट, पानी की गंदी बोतल, लोहा, टीन, टप्पड़ सब चुन लेते हैं और उसे रेडी पर लेकर कबाड़ की दुकान के पास जा रहे होते हैं कि तभी एक बड़े घर का सेठ घर से बाहर निकलता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कबाड़ी वाले भैया, जरा हमारे घर में भी कुछ कबाड़ियां हैं, लेते जाओ, उन्हें भी कबाड़ की दुकान पर बेच देना। जी मालिक, दे दीजिए। अच्छा हुआ इस बड़े घर के लोगों ने हमें रोक लिया। अब तो अच्छा कबाड़ हमें यहाँ से मिल जाएगा, जिसे बेचकर हमें कीमत भी अच्छी मिलेगी। ये देखो भाई साहब, ये कुछ किताबें हैं जो कई साल से मेरे घर में पड़ी हुई हैं, और ये अखबार और ये रद्दी है, इनको ले जाओ। श्यामलाल किताबों पर लगे धूल को साफ करता है, तभी उसकी नजर किताब पर लिखे नाम पर जाती है। भाई साहब, ये किताब तो कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी हुई लगती है। हाँ भाई साहब, ये सभी किताबें वकील, कानून, जज, अदालत, न्याय से जुड़ी हुई हैं। दरअसल मेरे बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाओं में पास भी हो गए। तब से ये किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर जज्बा अच्छा हो और किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज हासिल करवाने में जुट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। श्यामलाल वह किताबें अपनी बेटी के हाथ में देता है। पिताजी, आपने सारी किताबें खरीद ली, मैं बहुत खुश हूँ। पर पिताजी, माँ, मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे आगे की परीक्षाएं देने गांव से बाहर जाना होगा। ये बात उदास होकर क्यों बता रही है बेटी? ये तो खुशी की बात है ना। तुझे जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। तू जा और अपनी परीक्षाएं देकर आ। अपने माता पिता का मिला ये सहयोग अनन्या के जज्बे को दुगना और बढ़ा देता है। अब अनन्या गांव से शहर जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई करती है और परीक्षाओं में सफलतापूर्वक टॉप करती है और एक जज बनकर अपने गांव लौटती है और अपने घर में जाते ही सबसे पहले अपने पिताजी के सर पर वकालत की टोपी पहनाती है। पिताजी, देखिए, आपकी बेटी जज की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास करके एक न्यायाधीश बन गई है, एक जज बन गई है। इतने संघर्षों से गुजरने के बाद अपनी बेटी की सफलता देख श्यामलाल और धनवंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी डबडबाई आंखों से अपनी बिटिया को गले लगाकर कहते हैं, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया बेटी। मेरी बेटी जज साहिबा बन गई, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया माँ, लेकिन अभी मेरी सफलता पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं अवैध रूप से छीनी हुई अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये सफलता मेरे लिए असफलता है। अब अनन्या नोटिस पेपर लेकर अपने ताऊ के घर पहुंचती है। जी, आपके ऊपर आईपीसी धारा 441 का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपने अवैध तरीके से अपने ही भाई की संपत्ति को छीना है, इसलिए आप कल सुबह कोर्ट में सही वक्त पर हाजिर हो जाइएगा। आप कौन हैं और ऐसे कैसे कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही हो? मैं अनन्या हूँ, श्यामलाल की बेटी। बाकी की बातें कोर्ट में करेंगे। चंदेश्वर के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि श्यामलाल की बेटी जज बन गई है। अब अगले दिन अपनी पत्नी के साथ वो कोर्ट पहुंचता है। जज साहिबा, इनके ऊपर आईपीसी धारा 441 का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ सामने श्यामलाल जी भी खड़े हैं, जो कि इन्हीं के भाई थे, पर गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जबरन अपने भाई की सारी संपत्ति उनसे छीन ली। मैं चाहूंगा जज साहिबा, अब आप अपना फैसला सुनाइए। सभी दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए चंदेश्वर राय को 3 महीने हिरासत में रखा जाता है और अवैध रूप से छीनी हुई संपत्ति को श्यामलाल और उनकी धर्मपत्नी धनवंती को सूद समेत वापस लौटाया जाता है और ये न्यायाधीश का आखिरी फैसला है। अनन्या इस केस का फैसला सच्चाई और विनम्रता के साथ सुनाती है। इसके बाद वह अपने माता पिता से जबरन छीनी हुई संपत्ति और घर को अपने नाम कर लेती है। आज अपने घर में इतने सालों बाद वापस लौटा हूँ, ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है बेटी। मुझे फक्र है अपनी बेटी पर, जो उसने अपने गरीब माँ बाप को न्याय दिलाया, खुद जज बन